Now, in today's class, we are going to learn about the Faraday's law. Faraday's law is a very important law when it comes to electromagnetic induction and a lot many things in chemistry, physics, everywhere. So today we'll learn about Faraday's law of electromagnetic induction. There are two laws in it. The number one, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the closed coil, an induced EMF is produced, which lasts as long as the change is taking place. So what do we mean by this? I'll show you on a whiteboard. So I hope now my whiteboard is there on display. आ गया आपके डिस्प्ले पे whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So according to the first law, whenever there is a change in the magnetic flux, जो magnetic flux की हमारी बात हुई थी, अगर वो change होता है within a closed coil, तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? वहां पर EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, बराबर है। EMF का मतलब ही करंट होता है, समझ रहे हो आप लोग? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना। Yes, sir. तो देखिए मेरी बात समझिए, ये मेरे पास में एक कॉपर की कॉपर का इंसुलेटेड वायर का कॉइल बना हुआ है, ठीक है, ये कॉइल बना हुआ है। अब मेरे पास में एक मैग्नेट भी है, आप गॉट अ मैग्नेट, ठीक है, ये है मेरा मैग्नेट। इस मैग्नेट में मेरे पास में इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल है, हम कोई भी पोल आगे रख सकते हैं, इट डजंट मैटर्स। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को लेके इस कॉइल के अंदर लेके जाऊंगा और कॉइल के बाहर लेकर आऊंगा। अंदर बाहर ले जा रहे हैं और ला रहे हैं हम इसको। आप लोग समझ गए इस बात को? अब देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज हो रही हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो उसका फोर्स भी चेंज होगा, और इसी को ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ड्रॉ करते टाइम सबसे अच्छा ख्याल रखना है आपको कि ये इंटरसेक्ट ना करेंगे ये लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब जब ये मैग्नेट आगे बढ़ेगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप? सो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, और जब वो वापस जाएगा तब फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, यानी इस वायर को क्रॉस करेगा बार बार। तो इस वजह से अंदर इस वायर में जो हमने वायर लगाया था यहाँ पर, ठीक है, इस वायर के अंदर मैं चेक करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस वायर के जो दोनों एंड्स थे उनको लेकर मैंने एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस पे लगा दिया है। सो हियर इज माय गैल्वेनोमीटर डिवाइस, इस पे हमने लगा के रखा है इन वायर्स को। तो ये गैल्वेनोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा, व्हिच मींस दैट द करंट EMF, कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा आप में से? व्हाट इज EMF? सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इसका मीनिंग कोई बताएगा क्या होता है? सर रेजिस्टिव फोर्स जो लगता है ना करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ, नाम में ही काफी मीनिंग है आपका। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, मोटिव मतलब जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट काम करने की ताकत है उसके पास। हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे हो ना? तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सके वो ताकत है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोलो समझ गए, हाँ या ना? यस सर। जब आप एक बैटरी खरीदते हैं, आपके घर पे टीवी का रिमोट होगा, है ना, उसमें एक ऐसा सेल डला होगा AAA का। AAA इज द साइज ऑफ द सेल। इससे हमें कोई AAA का कोई अलग मीनिंग नहीं है, AAA इज द साइज ऑफ द सेल। किसी ने इसमें नोट किया ये कितने EMF का होता है? दिस इज द EMF 1.5 वोल्ट। सो ये जो छोटी सी बैटरी हम रिमोट में डालते हैं वो कितने EMF की है बच्चों? 1.5 वोल्ट। कह रहा है तुम्हारा। द फर्स्ट लॉ इज सेइंग दैट the magnetic flux lines change in the coil, then the current EMF is induced। तो वो हमने देख लिया बहुत अच्छे से।
व्हाइट बोर्ड पे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। ये कहता है the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the closed coil. अब इसका भी मीनिंग हम लोग समझते हैं। I'll take you on why. So we have seen that EMF is produced. Now, what is this EMF? This has been induced. ये अपने आप नहीं हुआ है, ये हमने induce किया है। Induced EMF है। ये induced EMF की ताकत कितनी होगी? मेरे को 1.5 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखो, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की, उसके वायर्स को क्रॉस करने की, वैसे वैसे ईएमएफ ज्यादा होता जाएगा। ये सेकंड लॉ है फैराडे का। तो उसके लिए हम और ज्यादा पावरफुल मैग्नेट ले सकते हैं या इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अंदर बाहर जाने की। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये देखा है? ये क्या है? विंडमिल है। देखा है किसी ने विंडमिल? यस सर। देखो, इसके अंदर भी यही मैकेनिज्म होता है। विंड आती है तो वो इन विंग्स को घुमा रही है, समझ गए आप? तो विंड आई, उसने क्या किया? इन विंग्स को घुमा दिया। अब जब ये विंग्स घूम रहे हैं तो यहाँ पे एक रोटर शाफ्ट लगा हुआ है, ये रोटर शाफ्ट भी घूम रहा है। समझ में आया तुमको? इस रोटर शाफ्ट के ऊपर हमने आर्मेचर कॉइल बना दी है ऐसी, और अंदर हमने रख दिया है मैग्नेट और शू मैग्नेट इसके अंदर। बोलो, समझ आया तुमको? तो तुम बताओ, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? यस सर। ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है तो इसके नीचे लगा होता है, बड़े बड़े बैटरीज लगे होते हैं, उन बैटरी में जाके ये ईएमएफ स्टोर हो जाता है, और फिर इस बैटरी से, वो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स देखे होंगे तुमने, इन ट्रांसमिशन टावर्स में चला जाता है ये करंट, और वहां से आपके घरों तक आ सकता है ये, इफ वी टॉक अबाउट द इंड्यूस ईएमएफ। तो ये तार के थ्रू यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ट्रांसमिट कर दिया जाता है घरों की तरफ। बोलो, समझ में आ गया ये मॉडल? So we are looking into the Lenz law. The direction of induced EMF is given by Fleming's right hand rule and Lenz law. So ये दोनों हम देख सकते हैं। So पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें से Fleming's right hand rule. तो देखो, अब जैसा तुमने पहले बनाया था लेफ्ट हैंड, वैसा ही ट्राइंगल बनाओगे। एक इधर एक्स में, एक वाई में, और एक जा रहा है जेड में। बोलो, समझ गए? सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका फर्स्ट फिंगर, जिस डायरेक्शन में आपकी कॉइल घूम रही है या मैग्नेट घूम रहा है, उसको आप ले लो थंब के डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड करंट जो बनेगा उसका डायरेक्शन आपको आपका मिडिल फिंगर दिखाएगा। बोलो, इस चीज को समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Stretch the forefinger, middle finger and the thumb of your right hand. Remember, right hand is very important. Mutually perpendicular to each other. If the four fingers points the direction of magnetic field and the thumb denotes the direction of the motion of the conductor, the middle finger will always point in the direction of the induced current, the induced EMF. And then coming on to this Lenz law. According to Lenz law, the direction of the induced EMF is such that it is always tends to oppose the cause which produces it. ये याद रखना है, ये पूछ लेते, कॉर्नर क्वेश्चन है बिल्कुल। सो वो फोर्स को अपोज करेगा। जैसे अगर हमने बात किया कि भाई फोर्स उसको जो प्रोड्यूस करना चाह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। एन एसी जनरेटर और डायनेमो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल और लेंज लॉ, इस पे ही ये काम करता है। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, हमें यही पढ़ना है
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. So here is the construction of an electric generator. What kind of generator is it? AC या DC? AC. ये हम AC जनरेटर पढ़ रहे हैं. AC का मतलब तो मालूम है ना तुम्हें? Yes sir. क्या होता है AC? हाँ, अल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर है ये. अच्छा, चलो तो हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. द कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर to the motor. Here we have a horseshoe shape, permanent magnets, as you can see here, right? So we have got a coil, and this time instead of slip ring, we have a slip ring. एक slip ring का position यहाँ पर है और दूसरे का यहाँ पर है, और दोनों अलग अलग कार्बन ब्रश B1 B2 से लगा हुआ है, या फिर तुम उसको जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो. और ये R1 R2 हमारे रिंग का नाम है. ये रिंग पूरी की पूरी रिंग है और वो इंडिविजुअल अपने ही एक कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में है. बोलिए, समझ आ गया आपको? तो ये कॉइल है, ये यहाँ से यूं आएगा और इसका जब दूसरा वाला आएगा तो वो अपने कार्बन ब्रश के साथ अपने एक अलग रिंग पर होगा, और ये दोनों सेम शाफ्ट पे फिक्स किए गए हैं. तो इस तरह से आपका बन गया ये. अब हम इसमें लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल. तो सभी अपना राइट हैंड, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो है उनको रखेंगे इस तरह से. सो देखिए, मैं आपको इसमें समझाता हूं इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होगा उसके बारे में. नाउ लेट अस स्टार्ट द मोशन. ये हम मान लेते हैं ये अभी नीचे जा रहा है. तो आपने जो राइट हैंड लिया है उसमें मोशन कौन से फिंगर से बता रहे थे आप? थंब से. आपका थंब कहाँ है? नीचे. हाँ, करंट कहाँ जा रहा है? देखो, करंट जो है वो हमें फाइंड करना है. तो फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आपका करंट इस डायरेक्शन में ही जाएगा. बोलिए, समझ में आ गया? इस बार देखो, ये वाला प्लेट ऊपर जा रहा है तो फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो अब करंट इस तरफ जा रहा है. बोलिए, समझ में आ गया सबको ये वाली बात? एसी करंट. तो देखिए, अब वापस से एक बार बता रहा हूं मैं. जब ये वायर यहाँ पर था तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट बन रहा था. अब यही वायर जब रोटेट होकर यहाँ से इधर पहुंच जाएगा, डी वाले पोजीशन पे ए चला गया और बी इधर चला गया, तो करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया. हम इस डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव मान लेते हैं. तो देखिए, ग्राफ का ये वाला पार्ट आपको पॉजिटिव करंट दिखा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ वाला वो नेगेटिव है, वो इधर बता रहा है. तो इस तरह से आपका करंट एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, इस तरह से ही चलता रहेगा. तो इस तरह के करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस अल्टर होता रहता है. चलो, तो स्मार्ट वर्क करते हुए टेक्स्ट बुक की लाइंस आप रीड करेंगे. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, उतना ज्यादा वोल्टेज बनेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा आपका. बोलो, समझ में आ गया? दूसरी चीज कि भाई जितनी ज्यादा स्पीड होगी आपकी, मोटर घूम रही है, मोटर नहीं, जनरेटर कहेंगे हम इसको. तो जनरेटर का शाफ्ट कोई ना कोई तो घुमा रहा है. जैसे हमने वहां देखा था विंड मिल वाले किस्से में, कौन घुमा रहा था उसके शाफ्ट्स को? विंड घुमा रहा था. विंड की ताकत से ये शाफ्ट घूम रहा था. अगर हम वो डैम्स होते हैं ना, डैम देखे हैं तुमने? अभी तो डैम पूरे पानी से छलो छल भरे हुए हैं, पता है ना तुमको? Yes. हाँ. Yes. तो वो डैम्स में छोटे छोटे गेट लगे होते हैं ऐसे. तो उन गेट्स को जब ओपन किया जाता है ना तो पानी यहाँ से बाहर आता है. उसके अंदर भी ऐसे ही गोल टरबाइन लगा दिए जाते हैं. तो वो टरबाइन जब घूमेंगे तो वो भी शाफ्ट से लेके ऐसा डीसी जनरेटर से जुड़ा हुआ है. तो जब वो शाफ्ट घूमेगा उसकी स्पीड पे, जैसे हमने बात की थी, विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा बनेगा. सेकेंड लॉ फैराडे का लग गया ना यहाँ पर. फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है. जो आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, परमानेंट मैग्नेट लगा रहे हो, वो जितना ज्यादा ताकत वाला है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट बनेगा. तो आपने इसके बारे में सुना होगा, इंडक्शन मोटर. मैग्नेट होगा, अभी अभी हमने पढ़ा, मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा. तो टेम्पररी मैग्नेट से जो हम बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैं कैसे बना सकता हूँ बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना सकता हूँ. समझ में आ रहा है?
तो इंडक्शन मोटर में दोनों ही कॉइल में करंट आता है और एक में से जो करंट बनता है वो दूसरी कॉइल में जाता है, इस वजह से वो दूसरा कॉइल जो होता है वो मैग्नेट बन जाता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है और बीच वाली कॉइल अब करंट जब प्रोड्यूस करेगी तो वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी और इसी को हम कहते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे compared to other alternatives. In this video, we will learn the working of a three-phase squirrel cage induction motor. It has two main parts, stator and rotor. Stator is a stationary part, and rotor is the rotating part. So बस यही हमको देखना है, एक स्टेटर है एक रोटर है, ये दोनों के दोनों अपने क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। बोलो समझ आ गया? Yes. Now we are going to learn about the AC current and DC current. This is the most common difference between asked in the exams. So alternating current और direct current, क्या मजेदार चीज है। देखो alternating current में एक बार प्लस में जाएगा एक बार माइनस में जाएगा, ये मैंने बताया था। This is a displacement time graph. So positive territory, negative territory. जबकि डायरेक्ट करंट वो अपना पॉजिटिव टेरिटरी में रहकर और एक ही फ्लो के साथ आता रहेगा। सो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट करंट है आपको देखकर लगता है? एसी करंट ज्यादा कंसिस्टेंट है या डीसी करंट ज्यादा कंसिस्टेंट है? सर डीसी करंट। डीसी करंट बहुत कंसिस्टेंट है।